दोस्तों हाल ही में मिजोरम के चीफ मिनिस्टर लाल दुआवमा के अमेरिका दौरे ने खूब चर्चा बटोरी। और ये चर्चा तब और बढ़ गई थी दोस्तों जब उन्होंने एक इवेंट में जो कम्युनिटी के यूनिफिकेशन का मुद्दा उठाया। Mizoram Chief Minister P.U. Lalduhoma stirred up a row when he called for a separate Kuki Zo nation during a recent visit to the United States. उन्होंने बताया कि मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड के साथ साथ म्यांमार और बांग्लादेश में बसने वाले जो कम्युनिटी के लोग एक ही कम्युनिटी का हिस्सा हैं और डेकेड से एक साथ होने का सपना देखते आ रहे हैं। लेकिन उनका ये बयान तब और ज्यादा हाईलाइट हो जाता है दोस्तों जब उन्होंने म्यांमार के बॉर्डर पर फेंसिंग करने के इंडियन गवर्नमेंट के प्लान की आलोचना की। उनका मानना है कि ये फैसला जो कम्युनिटी के म्यांमार में रहने वाले लोगों के साथ रिश्ते बिगाड़ सकता है और ऐसे में उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को इस मुद्दे पर रीथिंक करने को कहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक इंडियन चीफ मिनिस्टर का ऐसे इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़े मुद्दों को अमेरिका में उठाना सही है, और साथ ही ये जो कम्युनिटी जिसकी यूनिफिकेशन का ये मुद्दा उठा रहे हैं क्या कहीं ये एक नई सेपरेटिस्ट मूवमेंट की शुरुआत तो नहीं है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो कम्युनिटी का यूनिफिकेशन मूवमेंट क्या है, मिजोरम के सीएम का बयान इतना विवादास्पद क्यों है और इस विवाद को बढ़ाने में अमेरिका का क्या रोल है, म्यांमार बॉर्डर फेंसिंग के पीछे इंडियन गवर्नमेंट का क्या मकसद है और साथ ही इस मूवमेंट के फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक पांडे और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स। और दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले ये जानते हुए कि रिसेंटली गवर्नमेंट और जो कम्युनिटी के बीच आखिर मतभेद क्यों हो रहा है। तो दोस्तों आपने गोल्डन ट्रायंगल का नाम तो सुना ही होगा। गोल्डन ट्रायंगल ईस्ट एशिया में थाईलैंड और म्यांमार से जुड़े एक इलाके को कहा जाता है जहां से कुछ समय पहले सबसे ज्यादा ड्रग्स म्यांमार बॉर्डर के रास्ते इंडिया के नॉर्थ ईस्ट और उसके बाद पूरे इंडिया में आता था। दोस्तों इसके साथ ही यहाँ से एक बड़ी मात्रा में रेफ्यूजीज, क्रिमिनल्स और टेररिस्ट का भी फ्री मूवमेंट लगा रहता था और यही कारण था कि ये पूरा बॉर्डर रीजन इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो गया था। और इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने इस 1643 किलोमीटर लंबे इंडो म्यांमार बॉर्डर को पूरी तरीके से बंद करने का आदेश दे दिया। इसके साथ ही ये भी तय हुआ कि इंडिया और म्यांमार के बीच जहां भी फ्री मूवमेंट रिजीम हुआ करती थी अब वहां पर भी लोगों का आना जाना रिस्ट्रिक्टेड होगा। अब दोस्तों ये सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि इससे हमारी सिक्योरिटी एकदम दुरुस्त हो जाएगी, जो काफी हद तक सच भी है। लेकिन इस फेंसिंग से इंटरनल सिक्योरिटी के बेहतर होने के साथ ही नॉर्थ ईस्ट के रीजन में एक नया पॉलिटिकल और रीजनल टर्मोइल शुरू हो चुका है, जिससे एक बार फिर से नॉर्थ ईस्ट में डिस्टर्बेंस की शुरुआत हो सकती है। और दोस्तों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फेंसिंग के ऑर्डर के बाद ही म्यांमार से लगने वाले बॉर्डरिंग स्टेट्स में इस बात का विरोध होना शुरू हो गया है। और ये विरोध उसी जो कम्युनिटी के द्वारा किया जा रहा है जो नॉर्थ ईस्ट के मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर जैसे स्टेट में रहने के साथ ही साथ म्यांमार और बांग्लादेश में भी रहती है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आखिर ये जो कम्युनिटी क्या है, तो आपको बता दें कि हिस्टोरिकली ये एक ट्राइबल कम्युनिटी रही है जो नॉर्थ ईस्ट और म्यांमार में रहती है। लेकिन ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटिश अथॉरिटीज ने अपने फायदे के लिए इस कम्युनिटी के लोगों को अलग अलग रीजन्स में बांट दिया था, जिससे रीजनली तो अलग हो गए लेकिन इनके कल्चरल टाइज और हिस्टोरिकल कनेक्शंस वैसे के वैसे बने रहे। इसलिए दोस्तों ये लोग कई सालों से एक होने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन इस मांग की अपनी एक खुद की कहानी है जिसे समझने के लिए हमें इसकी हिस्ट्री जाननी होगी। स्टोरी ऑफ द जो एथनिक कम्युनिटी। दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो जो एथनिक ग्रुप की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। इनके रूट्स तिब्बतो चाइनीज लैंग्वेज फैमिली से जुड़े हैं जो तिब्बतो बर्मन ग्रुप में आती है और इसमें बर्मन, मेती, नागा, काचिन और तिब्बतन जैसी कई और भी लैंग्वेजेस शामिल हैं। और दोस्तों यही वजह है कि ये कम्युनिटी नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट्स के साथ साथ इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार भी फैली हुई है। और भले ही इंटरनेशनल बाउंड्रीज ने इन्हें अलग कर दिया हो, लेकिन इसके सभी लोगों में कल्चरल, सोशल और लिंग्विस्टिक कनेक्शंस आज भी क्लियरली देखने को मिलते हैं। अगर हम 2001 के सेंसस और बांग्लादेश म्यांमार के सेंसस को मिला लें तो डेटा बताता है कि इस एंशिएंट कम्युनिटी की टोटल पॉपुलेशन लगभग 9 से 10 मिलियन के बीच है, जो कि करीब 1,24,500 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर रिसाइड करती है। और आज ये कम्युनिटी इसी टोटल एरिया पर एक यूनिफाइड स्टेट की डिमांड कर रही है। खास बात ये भी है कि भले ही ये लोग आज अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी अपनी जो आइडेंटिटी को पीछे नहीं छोड़ा है। उनकी इसी आइडेंटिटी और आपस में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ने 20th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स के लिए इस एरिया में मुश्किलें पैदा कर दी थी। और उनकी इसी यूनिटी की वजह से ब्रिटिशर्स यहाँ पर ठीक से कंट्रोल एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए उन्होंने यहाँ भी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई, जिसे वो पूरे इंडिया में इस्तेमाल कर चुके थे। और इसी पॉलिसी के तहत उन्होंने जो एथनिक कम्युनिटी को अलग अलग टेरिटरीज में बांट दिया ताकि उन्हें कंट्रोल किया जा सके और वे ब्रिटिश रूल के खिलाफ रेजिस्टेंस मूवमेंट ना बना लें। ये डिवीजन जो कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था दोस्तों, और ये नुकसान तब और बड़ा हो गया जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया। इस एक्ट के आने की वजह से ही जो कम्युनिटी की बहुत बड़ी पॉपुलेशन म्यांमार के बनने के साथ ही इंडियन टेरिटरी से अलग हो गई, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों का यहाँ आना जाना बना रहा
और इसीलिए आज भी जब उसी म्यांमार बॉर्डर पर फेंसिंग की बात होती है तो इस कम्युनिटी को अपने लोगों से पूरी तरह अलग हो जाने का डर सताता है और दोस्तों इसीलिए वो इसका विरोध करते हैं। दरअसल दोस्तों ये दशकों से चल रहे रीयूनिफिकेशन मूवमेंट को खत्म करने जैसा भी है। जी हाँ, जो कम्युनिटी के बीच कई दशकों से खुद को एक साथ करने का आंदोलन चल रहा है, जो अपने आप में नॉर्थ ईस्ट के सबसे पीसफुल मूवमेंट में से एक रहा है। लेकिन दोस्तों फेंसिंग के ऑर्डर के बाद से जिस तरीके के रिएक्शन इन मूवमेंट को लीड करने वाले लोगों की तरफ से आ रहे हैं वो एक चिंता का विषय जरूर है और इसे ही हम आगे के वीडियो में भी जानेंगे। लेकिन इससे पहले एक बार जो यूनिफिकेशन मूवमेंट को भी समझ लेते हैं। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द जो मूवमेंट। दोस्तों आज़ादी के बाद इस कम्युनिटी में जो आइडेंटिटी उतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन अलग अलग एरियाज में ट्राइबल ग्रुप्स ने अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए आंदोलन शुरू कर दिए थे। इनमें सबसे पहला बड़ा आंदोलन मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF ने लाल डेंगा की लीडरशिप में लड़ा था और ये 1986 तक चला, जब तक मिजोरम अकॉर्ड साइन नहीं हुआ और मिजोरम एक अलग स्टेट नहीं बन गया। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह थी कि मणिपुर और म्यांमार के जो एथनिक ट्राइब्स जो खुद को इस कम्युनिटी से जुड़ा मानते थे वो भी इस मूवमेंट में शामिल हुए और कई लोग MNF के ऑब्जेक्टिव्स के लिए शहीद तक हो गए। इसी तरह दोस्तों म्यांमार में भी 1964 में हरंग नाल के नेतृत्व में चिन नेशनल फ्रंट शुरू हुआ जो अब तक जारी है और मणिपुर में भी कुकी नेशनल असेंबली और पाइते नेशनल काउंसिल जैसे ग्रुप्स ने अलग अलग मूवमेंट शुरू किए। हालांकि दोस्तों ये सब अलग अलग ग्रुप के मूवमेंट थे और पहली बार 21 जनवरी 1972 को टी गोगिन ने जोमी नेशनल कांग्रेस की स्थापना करके एक अलग स्टेट का सपना देखा जिसमें इंडिया, बर्मा और ईस्ट पाकिस्तान के जो ट्राइब्स को कवर किया जाए। इसके बाद 1988 में जोमी रीयूनिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी जोरो का गठन हुआ जो पूरी तरीके से पीसफुल था। उस वक्त जोरो की मांग इंडियन यूनियन के भीतर ही एक दूसरे स्टेट की थी, लेकिन 1991 के एजोल कन्वेंशन के बाद विद इन इंडियन यूनियन को हटा दिया गया और मांग को ऑटोनोमस स्टेट बनाने की तरफ बढ़ा दिया गया। आज जोरो के 7 जोन इंडिया, म्यांमार और बांग्लादेश में एक्टिव हैं, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि जो यूनिफिकेशन मूवमेंट को सबसे ज्यादा रिकॉग्निशन जिस देश ने दिया है वो कोई और नहीं बल्कि अमेरिका है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कम्युनिटी का ये मुद्दा क्योंकि किसी एक देश का नहीं है, इसीलिए अमेरिका ने भी इसमें अपना इंटरेस्ट ढूंढ लिया है। यही कारण है कि जोरो की इंटरनेशनल ब्रांचेस अमेरिका के वॉशिंगटन और फ्लोरिडा में हैं और अमेरिका के सपोर्ट की वजह से ही इस मूवमेंट को बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में मिलते रहे हैं। और दोस्तों ऐसे ही एक बड़े प्लेटफॉर्म पर इस मूवमेंट को सबसे बड़ी सफलता तब मिली थी जब उन्हें यूनाइटेड नेशंस के फोरम में भी अपने यूनिफिकेशन के इशू को रेज करने का मौका दिया गया, जहां जोरो ने इंडिजिनस लैंड राइट्स और आइडेंटिटी के मुद्दे को हाईलाइट किया। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि बिना अमेरिकन सपोर्ट के ये पॉसिबल नहीं था। और ये सब देख के ये सवाल उठता है दोस्तों कि आखिर अमेरिका इस मूवमेंट को क्यों सपोर्ट करता है और क्या इस मूवमेंट के पीछे उसका कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट छुपा हुआ है। आइए अब वही जानते हैं, व्हाई अमेरिका सपोर्ट्स जो रीयूनिफिकेशन इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों इस ग्रुप के कंटिन्यूड अमेरिकन सपोर्ट और अमेरिका के द्वारा इन्हें दिए जाने वाले प्लेटफॉर्म के पीछे सबसे बड़ा कारण है इस रीजन में चीन के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को काउंटर करना। और यहाँ समझने वाली बात यह है दोस्तों कि चीन न सिर्फ इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में बल्कि म्यांमार और बांग्लादेश जैसे और भी कई सारे साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन देशों में अपनी प्रेजेंस मजबूत करने में लगा हुआ है, जो अमेरिका के डोमिनेंस को इस रीजन में खतरे में डाल सकता है। इसी कारण अमेरिका जो कम्युनिटी जो इन 3 देशों में फैली हुई है और चीन के इन्फ्लुएंस को समझती है उसे अपने साथ जोड़ने में जुटा हुआ है और उनकी डिमांड को ग्लोबल स्टेज देकर अमेरिका इस जो कम्युनिटी को अपने हितों के लिए उपयोगी बनाने की कोशिश कर रहा है। और उसका उद्देश्य केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि म्यांमार और बांग्लादेश में भी अपनी पैठ बनाना है ताकि पूरे क्षेत्र में वो अपने इस प्रभाव को मजबूत कर सके। इसके साथ ही दोस्तों क्योंकि अमेरिका खुद को डेमोक्रेसी और लिबरल आइडियोलॉजी का मसीहा मानता है, इसीलिए वो दुनिया भर में ऐसे किसी भी डिस्प्यूटेड रीजन में अपनी टांग अड़ा ही देता है ताकि उसकी ग्लोबल सुपर पावर वाली इमेज और डेमोक्रेटिक इमेज को और ज्यादा वैलिडेशन मिल सके। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका का इस क्षेत्र में इंटरेस्ट इस वजह से भी है क्योंकि इंडिया अमेरिका की सुप्रीमेसी को चुनौती देते हुए दुनिया भर के देशों के साथ एक बैलेंस रिलेशन बनाने की कोशिश करता है और ये स्थिति अमेरिका को नागवार गुजरती है। इसी कारण अमेरिका जो कम्युनिटी को सपोर्ट करके एक तरह से इंडिया को दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इंडिया ने अमेरिका के ऐसे किसी भी पॉसिबल थ्रेट को बड़ा होने से पहले ही रोकते हुए फाइनली फेंसिंग का आदेश देकर इस रीयूनिफिकेशन वाले मूवमेंट को एक बड़ा झटका दिया है। दोस्तों एक तरफ जहां इंडिया का मुख्य फोकस नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करना और इलीगल इमिग्रेशन को रोकना है, तो वहीं इंडिया इस समय नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट पर भी बहुत फोकस्ड है। लेकिन फेंसिंग के इस फैसले से भारत के लिए एक डिलेमा की सिचुएशन क्रिएट हो गई है, क्योंकि अगर इंडिया बॉर्डर ओपन रखता है तो म्यांमार से होने वाले इलीगल इमिग्रेशन को रोका नहीं जा पाएगा और अगर यहाँ फेंसिंग की जाती है तो गवर्नमेंट को जो कम्युनिटी के विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है।
और दोस्तों इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि अगर इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया गया तो गवर्नमेंट का ये डिसीजन नॉर्थ ईस्ट में फिर से एक नई अस्थिरता को पैदा कर सकता है, क्योंकि ये रियूनिफिकेशन मूवमेंट म्यांमार के साथ फ्री मूवमेंट रिजीम के बंद होने के साथ समाप्त हो सकता है। म्यांमार में जो कम्युनिटी के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं दोस्तों, और इस फेंसिंग के कारण उनके साथ कनेक्शन पूरी तरीके से टूट सकता है, जिसके खिलाफ जो कम्युनिटी के द्वारा विरोध जरूर किया जाएगा। और इसमें यह भी पॉसिबल है कि मिजोरम की सरकार भी इस विरोध में अपना समर्थन दे और ये विरोध नॉर्थ ईस्ट में फिर से इंस्टेबिलिटी पैदा कर सकती है। और ऐसा हम नहीं बल्कि जोरो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही कहा जा रहा है। दरअसल दोस्तों मई 2024 में जोरो ने गवर्नमेंट के इस फेंसिंग प्लान के खिलाफ रैली निकाली थी, और उस प्रोटेस्ट रैली में इंडियन गवर्नमेंट को धमकी देते हुए जोरो के जनरल सेक्रेटरी ने साफ कह दिया था कि आज जब हम अपने यूनिफिकेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं और यूनिफिकेशन की उम्मीद कर रहे हैं, तो ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट का ये स्टेप हमारे सालों पुराने सपनों को तोड़ने जैसा है। और उन्होंने कहा है कि आज हमारे देश यानी जो कम्युनिटी के अपने देश के लोगों का खून यूनिटी के लिए खौल रहा है, और अगर इंडिया की सरकार उन्हें यूनाइट कराने के लिए कुछ नहीं करती तो वो अपने तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। और दोस्तों इस धमकी से आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से जो कम्युनिटी जो अब तक पीसफुली अपने लिए एक अलग स्टेट की मांग कर रही थी, वो वायलेंस की उसी हिस्ट्री को दोहराने की बात कर रही है जिसने आजादी के बाद दशकों तक इस रीजन को सिर्फ हिंसा का गढ़ बनाए रखा। इस मूवमेंट की फ्यूचर कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, अब चलिए वही जानते हैं। फ्यूचर ऑफ द जोर यूनिफिकेशन मूवमेंट। दोस्तों वैसे तो जोरो शुरुआत से ही एक पीसफुल मूवमेंट की डिमांड आगे बढ़ाती रही है, लेकिन अगर किसी इंटरनेशनल सपोर्ट या प्रेशर में ये ऑर्गेनाइजेशन वायलेंस का रास्ता चुनती है तो पॉसिबल है कि पूरे जो कम्युनिटी के द्वारा सबसे पहले मणिपुर को ही टारगेट किया जाए। और दोस्तों ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुकी ट्राइबल ग्रुप्स जो कि जो कम्युनिटी का ही हिस्सा है, वो काफ़ी लंबे समय से मणिपुर के मेती ग्रुप के साथ कॉन्फ्लिक्ट में उलझी हुई है, जिन्हें उतना पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है जितना कि मेती ग्रुप को मिला हुआ है। इसीलिए दोस्तों अभी जब मणिपुर में कुछ हद तक हालात ठीक हैं, तब जोरो फिर से सेंसिटिव स्टेट में मेती के खिलाफ हिंसा की शुरुआत कर सकती है और मणिपुर में एक बार फिर से बड़े लेवल पर इंस्टेबिलिटी शुरू हो सकती है। और ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं दोस्तों, बल्कि रिसेंटली जोरो ने मेती ग्रुप को धमकी भी दी है कि वो कुकी लोगों के खिलाफ हिंसा ना करे। और दोस्तों क्योंकि जोरो को मिजोरम की सरकार का भी सपोर्ट है, इसीलिए पॉसिबल है कि नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर के साथ ही साथ मणिपुर और मिजोरम के बीच भी एक पॉलिटिकल और एथनिक सिविल वॉर शुरू हो जाए, जिस वजह से गवर्नमेंट को इस रीजन में प्रेसिडेंट रूल लाना पड़े। और दोस्तों क्योंकि फेंसिंग का ये काम थोड़ा लंबे समय तक चलेगा, इसीलिए ये भी पॉसिबल है कि इस यूनिफिकेशन को सफल बनाने के लिए जोरो बड़ी संख्या में बांग्लादेश और म्यांमार से इलीगल रेफ्यूजीज को अपने यहाँ बुला ले, जो यहाँ आकर रीजनल टेंशन को और भी बढ़ा दें और गवर्नमेंट उन्हें ट्रेस भी ना कर पाए। कंक्लूजन दोस्तों इस तरह से देखा जाए तो मिजोरम की गवर्नमेंट के पॉलिटिकल सपोर्ट और बाकी इंटरनेशनल सपोर्ट से जो कम्युनिटी बहुत तेजी से अपने यूनिफिकेशन के सपने को साकार करने में लगी हुई है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की फेंसिंग वाले ऑर्डर ने इस सपने को नुकसान पहुंचा दिया है, जिसके विरोध से पॉसिबल है कि वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट की एक नई सीरीज की शुरुआत हो जाए, जिसका फायदा उठाकर अमेरिका इंडिया के इस रीजन में इंस्टेबिलिटी को सपोर्ट करे। इसलिए दोस्तों जरूरी है कि इंडियन गवर्नमेंट अगर नेशनल सिक्योरिटी के लिए फेंसिंग का काम करवाती है तो उसे यूनिफिकेशन वाले मुद्दे को भी सुलझाने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत बड़ी एथनिक पॉपुलेशन के इंटेग्रल टाइज का मामला है, जो किसी एक छोटे से रीजन नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के 3 सबसे सेंसिटिव स्टेट में फैले हुए हैं। और दोस्तों ऐसे में ये देखना होगा कि गवर्नमेंट जो नॉर्थ ईस्ट को इस समय बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे रही है, वो उस मुद्दे से कैसे निपटेगी। और दोस्तों क्या है आपकी राय इस पूरे मुद्दे पर जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।